नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर हमारा विद्युत द्विध्रुव का इंट्रोडक्शन का था। उसमें अपन ने विद्युत द्विध्रुव का इंट्रोडक्शन दे दिया था और द्विध्रुव किस भौतिक राशि से आइडेंटिफाई होगा, यानी कोई निकाय द्विध्रुव है वो आप कैसे जानेंगे उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। पहले मैंने लास्ट टॉपिक आपको लिया था विद्युत द्विध्रुव, है ना सर? तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने आपसे कहा था कि अगर सिस्टम के पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P है ना, यानी P इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम को हम विद्युत द्विध्रुव बोलें, यानी वह सिस्टम क्या कहलाएगा? द्विध्रुव कहलाएगा। और यदि सिस्टम का P यानी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो फिर वह द्विध्रुव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि द्विध्रुव से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक या उन सभी फॉर्मूलों में जो द्विध्रुव के लिए बनेंगे उन सभी के फॉर्मूलों में P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होना जरूरी है। मैं ऐसा आपको इस वजह से कह रहा हूं कि हमारा ये चैप्टर है, इसमें द्विध्रुव के 2 टॉपिक रहेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें भी द्विध्रुव के 2 टॉपिक रहेंगे। द्विध्रुव के जितने भी टॉपिक होंगे वो अलग से आइडेंटिफाई, अलग से पहचान में आ जाएंगे। उसका रीजन सीधा सा है, उन सभी सूत्रों में जो द्विध्रुव के लिए बने हों उन सब में P का होना जरूरी है। क्योंकि मैं जब इंट्रोडक्शन में कह रहा हूं कि द्विध्रुव आघूर्ण P है तो निकाय विद्युत द्विध्रुव है, और द्विध्रुव आघूर्ण P नहीं तो सिस्टम यानी निकाय विद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये अपना पिछला लेक्चर का लास्ट टॉपिक या लास्ट लेक्चर था जो अपन ने पिछले में लिया था। अब मेन मोटिव मैंने आपको बता रखा है कि अपना मोटिव अंतत्वगत्वा हमेशा यही रहेगा कि कैलकुलेट द विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों एक ही बात है, बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कहने का मतलब अपना अल्टीमेट फोकस इसी पे होगा। थोड़ा सा वापस से मैं आपको याद दिला दूं, हम कोई भी सिस्टम लाएंगे आपके सामने, उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उस सिस्टम से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाएंगे। जब ये सब कुछ कर चुकेंगे, यानी सिस्टम से आप पूर्णतः समझ चुके होंगे या फेमिलियर हो चुके होंगे या जान चुके होंगे, उसके बाद अल्टीमेटली मुझे पढ़ाना क्या रहेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आवेशित निकायों के मध्य अंतर स्पष्ट किया जा सके। जैसा कि मैं पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूं कि आवेशित निकाय बिंदु आवेश भी है, द्विध्रुव भी है, आवेशित परत भी है, आवेशित गोले भी हैं, आवेशित पट्टिका भी है, आवेशित तार भी है। तो आवेशित निकाय बहुत सारे हैं। इन सभी में क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस कौन सी भौतिक राशि से बताएंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आज अब हमारा विद्युत द्विध्रुव का इंट्रोडक्शन हम दे चुके हैं, तो आज हमारा काम रहेगा इस लेक्चर में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, है ना? तो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सेकंड कैलकुलेशन हम चालू कर रहे हैं। अब देखो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना? मैं आगे से शॉर्ट में बोला करूंगा विद्युत। ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब ध्यान से समझो, हम जिसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो एक सदिश राशि है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश राशि है तो स्वाभाविक रूप से हमें उसके लिए फॉर्मूला बनाना यानी एक कैलकुलेशन करनी, वो तो हमारा दायित्व है ही, लेकिन सदिश राशि है तो हमें दिशा भी बतानी पड़ेगी। क्लियर साहब? दिशा भी बतानी पड़ेगी तो फिर जो आप बिंदु लोगे उनकी पोजीशन निश्चित होगी, सर्टेन होगी। यानी आप जो प्रेक्षण बिंदु ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रहे हो, या तो लो अक्षीय रेखा पर या लो निरक्ष पर। अक्षीय रेखा आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, निरक्ष आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है। तो स्वाभाविक है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह टॉपिक दो पार्ट में टूटेगा। यदि बिंदु अक्ष पर हो पहला पार्ट, यदि बिंदु निरक्ष पे हो दूसरा पार्ट। तो साहब अब इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। ए अक्षीय रेखा के लिए है ना, अब समझ जाओ अक्षीय रेखा के लिए का मतलब बिंदु कहां पर है, अक्ष पर है ना। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब पहले चित्र से सिचुएशन समझाएं आपको। ये डाइपोल, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये अक्षीय रेखा, ठीक है ना। जो ये मध्य बिंदु, ठीक है, इसको ए बी से पुकार दे अपन, क्लियर। ये मध्य बिंदु थोड़ा अलग अलग कलर का मैं यूज करूंगा ताकि चित्र बड़ा अच्छा लगे, अच्छा बने, है ना। द्विध्रुव में अपन जानते हैं मध्य बिंदु से माइनस क्यू की दूरी ए और प्लस क्यू की दूरी भी ए, है ना। यानी कुल मिला के द्विध्रुव की लंबाई या विस्थापन 2a, है ना। अब आपको बिंदु कहां पर लेना, अक्षीय रेखा पर। बिंदु अक्षीय रेखा पर लेना, ये प्रेक्षण बिंदु P है ना, अक्षीय रेखा पर। बिंदु की दूरी सदैव आपको मध्य बिंदु से ही लेनी पड़ेगी। ये मैंने आपको द्विध्रुव के इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि द्विध्रुव के इंट्रोडक्शन में ये क्लियर है कि आप प्रेक्षण बिंदु की दूरी सदैव मध्य बिंदु O से ही बताएंगे, न तो माइनस क्यू से दूरी बताना अलाउ है, न प्लस क्यू से दूरी बताना अलाउ है, ठीक है। तो अक्षीय रेखा पर है तो ये सब बिंदु की दूरी मध्य से मान ली अपन ने स्मॉल r। ये तो सब ड्राइंग हो गया, यानी आपको मोटिव समझा दिया, उद्देश्य समझा दिया गया है कि आपको कहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी, ठीक है ना। अब अपन जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वहां पर दिशा देखने के लिए आपको कहा गया था कि या तो +1 रख देना यानी एकांक धनावेश रखना, या Q0 रखना। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये न्यूमेरिकल की भी एक समस्या है कि आपको जहां भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो न्यूमेरिकल भी होगा तो दिशा जाननी पड़ेगी। दिशा जानना इसके लिए एक टास्क है, ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य काम है। इसलिए द्विध्रुव का न्यूमेरिकल भी अगर आपको आसान बनाना हो तो प्रेक्षण बिंदु पर सदैव क्या रख देना, +1। ऐसा कर देने से आपके दिशा का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी स्पष्ट हो जाएगा। क्लियर साहब? अब सब अपन ने विद्युत या यूं कहते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से निकाल रखी है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि जिस आवेश के कारण उसका परिमाण और उस आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग, है ना। एक मिनट, छोटा सा रबर लेकर ये बराबर का चिन्ह सही नहीं लगा तो इस बराबर के चिन्ह को मिटा के वापस बना देता हूं, है ना। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने पहले से पिछले एपिसोड्स में कैलकुलेट कर रखी है। क्लियर? अब ध्यान से समझना, यहां पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इस -q को एक सिस्टम यानी बिंदु आवेश मानना पड़ेगा
और प्लस क्यू को एक सिस्टम यानी बिंदु आवेश मानना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा? ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले से जानते हैं। क्लियर सब? अब मैं इसमें भी इसको आइसोलेटेड यानी अकेला बिंदु आवेश मान लूं, इसको भी अकेला बिंदु आवेश मान लूं, तो स्वाभाविक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आसान हो जाएगा। तो सब मैंने मान लिया कि ए के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA। क्लियर? B के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है। अब देखो, आप बड़े यहां पर फिजिक्स की थोड़ी छोटी छोटी टेक्निक और फिजिक्स की चालाकियों को समझो। मैंने बनाया द्विध्रुव है, पर मैंने क्या कहा? माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने क्या बोल दी? EB। इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद इनको दोनों को अलग अलग एक तरह से क्या मान रहा हूं? बिंदु आवेश मान रहा हूं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ए के कारण विद्युत क्षेत्र की था EA और बी के कारण विद्युत क्षेत्र की था EB। दोनों को अलग अलग ही बता रहा हूं। तो ए को आइसोलेटेड यानी अकेला मैं बिंदु आवेश मान रहा हूं, बी को भी मैं अकेला क्या मान रहा हूं? बिंदु आवेश मान रहा हूं। समझिए ना? तो स्वाभाविक रूप से अपन दोनों को बिंदु आवेश मानते हुए चल रहे हैं। अब दिशा देखेंगे। देखो सर, बी के कारण देख लो, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। जिधर बल वही किसकी दिशा होती है? विद्युत क्षेत्र की। तो बी के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस दिशा में एकांक सदिश कुछ भी ले लो, आर केप ले लो, ईटा केप ले लो, पी केप ले लो। चलो द्विध्रुव है तो पी केप ले ले, वो ज्यादा सुंदर लगेगा। ऐसा तो खैर कोई दिक्कत नहीं, आर केप भी ले लो। तो मिटाने से आप कंफ्यूज मत होना। इच्छा होगी अचानक के पी कैप ले लेते हैं, तो ये मैंने पी कैप लिख दिया। ठीक है, ये बी के कारण। अब सब माइनस क्यू के कारण देखें तो माइनस क्यू प्लस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी बल की दिशा इधर। जिधर बल की दिशा उधर ही किसकी दिशा होती है? विद्युत क्षेत्र की। तो ये ए के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब EA और EB बिंदु आवेश के कारण है। अब मैं कहूं अतः या इसलिए द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आपको बड़ा मजा आएगा, है ना? कि मैंने EA और EB बिंदु आवेश के लिए कहा, लेकिन मैं यहां क्या लिख रहा हूं? द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस ए के कारण विद्युत क्षेत्र। तो सब बिंदु आवेश के कारण दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? कौन सा निकाय बन गया? विद्युत द्विध्रुव। तो ये टेक्निक्स हैं, आप इन टेक्निक्स को सीखो, है ना? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास बिंदु आवेश का था, तो द्विध्रुव को हमने दो बिंदु आवेशों में तोड़ दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो वापस क्या बना दिया? द्विध्रुव। तो सब अकेले बी और अकेले ए के कारण विद्युत क्षेत्र की यानी बिंदु बिंदु आवेश के कारण, और दोनों को जोड़ते क्या बन गया? निकाय विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, है ना? अब सब वैल्यू पुट कर दें, है ना? ये सब बी के कारण बिंदु आवेश का फॉर्मूला है आपका, के लिख दो। के का मतलब आप जानते ही हैं, 1/4πε0। आवेश का परिमाण बी पे देखो, आवेश कौन है? प्लस क्यू। प्लस को आगे तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं। तथा आवेश से बिंदु की दूरी, ये दूरी बताओ कितनी होगी? ये दूरी r और ये a, तो ये दूरी कितनी हुई? r माइनस a। तो आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। डायरेक्शन बोलो बी की, अलोंग विद एक्सिस यानी एक्स की एक्सिस की डायरेक्शन में लिख दिया। ये बी के कारण। अब ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए भी अपने आप में बिंदु आवेश है। के आवेश का परिमाण माइनस क्यू का परिमाण क्या लिखोगे? प्लस क्यू लिखना पड़ेगा।
आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग, इस आवेश से बिंदु P की दूरी देखो तो ये r प्लस ए, ये r प्लस ए है ना, का स्क्वायर, या r प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखो सब, अगेंस्ट टू पी कैप, यानी पी कैप के विपरीत, तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस पी कैप। अब सब सिंपल टोटल कर दो, जैसे अपन करते आ रहे हैं, सदिश योग करना है। के क्यू बाहर आ गया, के क्यू कॉमन आ रहा है। अब इसमें क्या बचता है, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस छूटेगा तो -1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप कॉमन आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो सब द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू है ना। एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या ले लें साहब, एलसीएम r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, है ना, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश पी के। लगभग फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। ई के क्यू है ना, ऊपर की तरफ देखें अपन, पहले बटे वाले राशि को देख लें। अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तो r प्लस ए और r माइनस ए को इंटू करें तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखें, r प्लस ए का होल स्क्वायर खोलोगे और r माइनस ए का होल स्क्वायर दो तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इसका मध्य पद रह जाएगा प्लस 2ra माइनस, और इसका मध्य पद रह जाएगा -2ra पी के। अब r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो मिडिल का पद है मध्य पद 2ra, इसका प्लस में और उसका माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस हो गया, तो स्वाभाविक रूप से के क्यू है ना, ये हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4ra, क्लियर। और ये पी के यूनिट वेक्टर। अब लगभग फाइनल ई बराबर, अब देखो के क्यू इंटू 2a इंटू 2r, यानी 4ra को मैंने तोड़ दिया 2a इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी के, क्लियर सर। Q इंटू 2a को क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो मैंने आपसे अभी आज भी इसी लेक्चर को या इस एपिसोड को जब शूट किया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि P नहीं तो द्विध्रुव नहीं है, द्विध्रुव के हर फॉर्मूले में P का आना आवश्यक है ना। तो साहब इसकी जगह तो अपन लिख देंगे P, मैं थोड़ा यूज कर लूं दूसरा कलर, इसकी जगह तो अपन लिख देंगे द्विध्रुव आघूर्ण P, क्लियर होगी बात। अब द्विध्रुव में ये ध्यान रखें, देखो यहां पर उसकी जगह तो हो गया काम, यदि a मच लेस देन r, ये यदि लगा दिया वैसे तो मैंने, लेकिन ये सत्य है कि द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी वास्तव में बहुत कम होती है। आप जैसे मान लो HCl देखो तो H प्लस और Cl माइनस के बीच में 1 या 2 एंगस्ट्रॉम दूरी है, 1 या 2 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी वास्तव में बहुत कम होती है। इसे मैंने लिखा, हालांकि मैंने तो यहाँ कोई रिस्क नहीं ली, मैंने तो लिख दिया इफ, यानी यदि ऐसा है तो। लेकिन आप इसको, द्विध्रुव का कोई भी टॉपिक है आप इसको लेना, ये इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है केस को। ए मच लेस देन आर, तो आर स्क्वायर की तुलना में आप ए स्क्वायर को अवॉइड कर सकते हो, है ना। ए स्क्वायर अवॉइड किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर, क्योंकि आर बहुत बड़ा है। अब फाइनल कर दो सब, ई इज इक्वल टू के पी, इसको पी लिख दिया, इंटू 2r
अपोन में ये अवॉइड हो गया है ना, तो r की पावर 4 और ये डायरेक्शन p के। अब बस मैं फाइनली फॉर्मूला आपके सामने पुट कर रहा हूं या लिख रहा हूं, ठीक है। एक r कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास वहां स्पेस नहीं बचती, यहां पे बिल्कुल क्लियर लिख देता हूं, है ना। अलग कलर ले लिया मैंने ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kp 2 kp अपॉन r क्यूब और डायरेक्शन अक्ष की दिशा में। तो सब ये कैलकुलेशन होगी जिसमें द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करके दिखा दी, है ना। इस फॉर्मूले से साफ दिख रहा है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्ष पर कोई आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो आप कहना 2 kp अपॉन r क्यूब। वे दिशा थोड़ी पूछी आपसे, आपसे तो मान पूछा है, तो मान तो कितना बताओगे आप, 2 kp अपॉन r क्यूब। दिशा क्या होती है, तो दिशा में आप बताना कि विद्युत क्षेत्र की अक्ष पर दिशा अक्ष की दिशा में होती है, क्योंकि p किधर दिखा रखा है मैंने, अक्ष की दिशा में, ठीक है। तो सब अब यहां पर एक मैंने आपको बता दिया, एक समस्या रहेगी आपके साथ। अगर आप मेरी बात पे ध्यान देंगे तो फायदे में रहेंगे। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक अलग से पेपर पन्ने पर लिखते चले। आपको क्या करना है, निकाय यानी सिस्टम, बिंदु आवेश, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दूसरे कॉलम में लिख देना। ग्राफ है या चित्र है तो तीसरे कॉलम में, फिर ग्राफ को चौथे कॉलम में लिख दो। फिर बिंदु विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला लिख देना, चित्र बना देना, ग्राफ बना देना, जो भी है ना जब। तो ये ध्यान रखें, तो ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट होगी। अब निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, है ना, अक्ष पर खत्म। अब निरक्ष वाले को देखिएगा। तो सब अब बिंदु सेकंड जो अपन ले रहे हैं निरक्ष के लिए, ये थोड़ी सी टाइट रहेगी निरक्ष के लिए। जब भी सदिश राशि आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सदिश जो है सोल ऑफ फिजिक्स है, वेक्टर के बिना फिजिक्स का चलना संभव नहीं है। इसका कमांड आपको 11th में ही ढंग से ले लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जहाँ आएगा मैं उसको सोल्व करता जाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि वेक्टर फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल में डराएगा, परेशान करेगा, टॉपिक में भी दिक्कत देगा। तो सब निरक्ष के लिए कुछ ऐसी समस्या आपके सामने आएगी। ये देखो सब, पहले चित्र बनाते हैं ना, जैसा पहले था वही चित्र बनेगा। माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये ए, ये बी, ये मध्य बिंदु जहां से दूरी रहना अलाउ है। ये अपन जानते ही हैं, ए और ए मतलब 2a। ये अपन ने द्विध्रुव बना दिया। ये अक्ष है जहां अपन ने डायरेक्शन ऑलरेडी ले रखी है, पी कैप, है ना, ये पहले से ही ले रखा है। अब नया में मतलब पॉइंट कहां पर है साहब, तो पहले पॉइंट को फाइंड बता दें आपके सामने। निरक्ष पर है पॉइंट, है ना। थोड़ा सा कई बच्चों को क्या हो जाता है, मैं पहले एक बार बना के मिटा देता हूँ। ये पूरी निरक्ष होती है ना। तो कई बच्चे क्या, हम तो चित्र तो एक साइड ही बनाएंगे ना, तो चित्र एक साइड बनाने पर बच्चा केवल ये मान बैठता है कि ऊपर ही निरक्ष है नीचे नहीं। तो गलत फहमी मत रहिएगा, है ना। निरक्ष आर पार होती है, ठीक है। तो सब मैं कलर डिफरेंट लेता जा रहा हूं ताकि चित्र अच्छे बने। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्टिव आप पेपर दे रहे हैं तो फिजिक्स में सब्जेक्टिव पेपर में आप नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आपको चित्र अच्छी तरह से बनाना आता हो। चित्र अट्रैक्ट करता है, चित्र क्लियरिटी देता है ना। तो सब ये तो हम जानते ही हैं कि हिंट, ये तो अपने को पता है
कि अक्ष से 90 डिग्री पर निरक्ष है ना? तो सब ये 90 डिग्री को मेंशन कर दें, वैसा कोई खास जरूरी भी नहीं है, लेकिन है ना। बिंदु की दूरी वही ले लें जो अपन ने पहले ली थी। दूरी कहां से लेना अलाउ है? मध्य बिंदु से। ये तो अब आप समझ गए। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या समझा रखा है कि डायरेक्शन आप कैसे देखेंगे। डायरेक्शन देखने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या रख लेना? +1। ये बार बार मैं सिखाता रहूंगा, इवन दो न्यूमेरिकल में भी आपको याद दिलाता रहूंगा कि डायरेक्शन जब भी देखनी हो आपको, आप +1 रख दें। अब ए के कारण तो आपने विद्युत क्षेत्र पहले से क्या मान रखा है? EA। ठीक है साहब, ए के कारण विद्युत क्षेत्र आपने पहले से मान रखा है EA। तो माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इधर बल होगा, और अपन जानते हैं कि जिधर बल होगा विद्युत क्षेत्र भी उधर ही होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण? ए के कारण। ठीक है साहब। अब आ जाओ बी। बी के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने क्या मान रखा है? EB। डायरेक्शन देखें, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये किसके कारण दिशा हुई? जिधर बल की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको दिशा दिखाई वह लॉजिकली +1 पर प्रतिकर्षण से दिखा दी। क्लियर है ना। ये तो आपका सिंपल एक चित्र बन गया। अब आपको इसको भी बिंदु आवेशी मानना है, जैसा मैंने पहले बता रखा है। इसको भी बिंदु आवेशी मानना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां निकालनी? P पे। दिशा मैंने दिखाई दी। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पे निकालेंगे तो बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला क्या कहता है? आवेश का परिमाण तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग लेना पड़ेगा। तो आवेश तो -q का परिमाण भी +q है, और +q का परिमाण भी +q है। आवेश से बिंदु की दूरी निधे रखी, तो ये A और ये R, यानी आधार है, लंब R। तो कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया √r² + a²। एग्जैक्टली इधर भी आधार है, लंब R। तो B से भी बिंदु P की दूरी कितनी होगी? √r² + a²। अब यहां पर अगर हम देखें तो दोनों आवेश परिमाण में समान है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी भी समान है। तो स्वाभाविक है दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी परिमाण में समान ही होगी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ EA, यानी A का परिमाण और B का परिमाण, दिशा तो ठीक है, आपने दिखाई रखी, दिशा तो अलग अलग है। तो A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B के कारण निकालोगे तो क्या कहोगे आप? KQ। B के कारण निकालोगे तो भी KQ ही कहोगे। आवेश से बिंदु की दूरी, यह भी √r² + a², यह भी √r² + a²। तो √r² + a² का होल स्क्वायर। यहां आपने परिमाण निकाला तो दिशा दिखाई नहीं सकते। यानी फाइनली हम बिना दिशा के मान बता रहे हैं। A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ, इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा r² + a²। ये सब हमने इंडिविजुअल, अभी दीदू के कारण नहीं निकली है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। तो इंडिविजुअल A के कारण यानी अकेले बिंदु आवेश के कारण निकल गई, इंडिविजुअल B के कारण भी निकल गई। तो अभी A के कारण और B के कारण यानी दोनों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर समान पाई गई, यानी समान है। क्लियर साहब। अब बात करें, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। ये EB की डायरेक्शन दिखा दी, ये EA की डायरेक्शन दिखा दी, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दो तरीके, या तो EA और EB का घटक लो और परिणामी देख लो। एक तरीका तो ये है। घटक वाला तरीका बच्चों मैं काम में लूंगा मैग्नेटिज्म, यानी
चुंबकत्व में वहां भी एक ऐसी सिचुएशन आएगी। तो इस टॉपिक को करने के या सोल्व करने के दो मेथड हैं, है ना। दो मेथड में एक मेथड अपन काम में लेंगे चैप्टर 4-5 जो भी है, 5 चैप्टर 5th चैप्टर है उसमें काम में लेंगे, एक मेथड यहाँ काम में लेंगे, है ना। देख लूंगा मैं, अगर मेरे पास इतना टाइम मार्जिन है तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ बता दूं, लेकिन अब एक वहां काम में लेना है, क्या लेना है, तो दोनों में से कोई भी, जो दोनों आपको समझ में आएंगे, कठिन भी नहीं। अब सब फिलहाल जो अपन वेक्टर में जाते हैं, मैं वेक्टर भी आपका क्लियर करता जा रहा हूं क्योंकि वेक्टर बिना आपको चक्कर दे। पहली बात तो वेक्टर में जिन दो का आप रिजल्टेंट निकालने जा रहे हो उन दो के बीच का एंगल थीटा का पता होना जरूरी है। मैं भी किसका परिणामी निकालने जा रहा हूं, ए और बी का, तो मुझे इन दोनों के बीच का कोण तो पता नहीं है। ये कह रहा है कि जब तक आपको ऐड करने वाले वेक्टर के बीच का कोण पता नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो स्वाभाविक है इस एडिशन को करने के लिए मुझे पहले ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात होना चाहिए, है ना। अब देखो सर, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, है ना। जब जो आपके सामने, अगर ये एंगल में थीटा कहूं तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। यहां तक बात आप समझिए। अब दूसरी बात, ई ए और ई बी परिमाण में समान है, दोनों का मान समान है। जब भी किसी सदिश में या कोई दो सदिश परिमाण में समान हो, हमेशा के लिए कुछ चीजें याद रखना, तो कोई भी सिचुएशन में जब दो सदिश परिमाण में समान हो तो उनका परिणामी सदैव मध्य में, मतलब अर्धक पर, मतलब बीचों बीच होता है। तो ई और ई भी समान है तो इनका परिणामी कहां होगा, अपोजिट टू पी कैप, ये प्लस पी कैप और ये माइनस। तो अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता चल गई पहले से, है ना। क्यों, क्योंकि ई और ई बी का परिणामी क्या होगा, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो ई और ई बी दोनों परिमाण में समान है तो स्वाभाविक है इनका परिणामी मध्य में, यानी बीचों बीच, यानी अर्धक पर होगा। क्लियर साहब। तो साहब ये आप हमेशा के ध्यान रखना कि जब सदिश बराबर होते हैं तो उनका परिणामी की दिशा बीचों बीच होती है, मध्य में होती है, अर्धक पर, ठीक है। अब देखो सर, ये थीटा तो ये संगत है, ये भी थीटा ही होगा। ये थीटा तो ये एकांतर है तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ए और ई बी के बीच कोण कितना होना चाहिए, 2 थीटा। अब मैं जिन वेक्टर को जोड़ने जा रहा हूं उनके बीच कोण मुझे पता चल गया कितना है, 2 थीटा है। बस 2 थीटा है तो ई और ई बी का परिणामी निकाल दो। ये अपने आप में अकेला विद्युत द्विध्रुव है, ई भी अपने आप में अकेला विद्युत द्विध्रुव है, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो सॉरी बिंदु आवेश है, ये अकेला बिंदु आवेश है, ई भी अकेला बिंदु आवेश है, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो स्वाभाविक विद्युत द्विध्रुव क्रिएट हो जाएगा ना। तो सब यह लिखने से समझ जाना, इसलिए द्विध्रुव के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, है ना। तो सब पहले जो चल रहा था बिंदु आवेश, और अब मैंने क्या लिख दिया, विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि मैं अब दोनों का परिणामी निकालने जा रहा हूं, दोनों का परिणामी निकाल रहा हूं, इसका मतलब द्विध्रुव की बात कर रहा हूं। कितना लिखूं साहब, ई, है ना, उसी से चले फॉर्मूले से, ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू ए बी, और दोनों के बीच कोण 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा लिख दिया। अब आप जानते हो ई और ई बी दोनों बराबर हैं, ठीक है सर। तो ई बराबर, ई और ई बी बराबर है तो ये दोनों एक ही हुए, तो इनको क्या लिख दूं, 2 ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, ई और ई बी बराबर है तो ये दोनों भी सेम हुए, यानी यहां भी लिख दो 2 ए का स्क्वायर। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना।
कलर तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, पर थोड़ा सा मेरे को मजा कम आ रहा है। मैं कलर चेंज करता रहूंगा तो आपको भी मजा आता रहेगा और मजा आता रहना चाहिए, है ना सर। अब E इज इक्वल टू, ये सब अपन ने 2EA स्क्वायर प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 4EA स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2A स्क्वायर का यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया 2EA स्क्वायर, है ना सर। एक बात मैं आपको बताता चलूं, है ना, अगर आप डायरेक्शन यानी जिससे मान लो मैं दोनों चीजें बता के मिटा देता हूँ ना, अगर आप सदिश बताना चाहते हो तो दिशा आपके पास पहले से ही तैयार है, दिशा पहले फाइनल हुई है यहाँ पे, ये देखो। अगर दिशा यानी वेक्टर फॉर्म चलाना चाहते हो तो इधर ए पे दिशा दे दो और ये इधर देखो माइनस पी के आपको दिखाई रखी। अब भी इसको अगर अपन इनिशियली दे देंगे ना तो अपने को बार बार लिखना पड़ेगा। इससे मैंने क्या करा कि दिशा नहीं डाली, है ना, दिशा में बाद में डालूंगा, तो मैंने दिशा को रोक रखा है, जबकि दिशा तो अपने को पहले से आ गई है ना। ये कैंसिल हो गया, अब जो बचा उसका रूट निकाल के बता दो, तो दिशा बाद में लिखूंगा, आप समझ गए मेरे। 4 का रूट 2, ये स्क्वायर का रूट ये एंड कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा। ये की वैल्यू तो आप समीकरण 1 से रख दें, ये की वैल्यू आप समीकरण 1 से रख दें, ठीक है सर। कोस थीटा क्या आप चित्र से रख दें, तो रखें सब ये की वैल्यू इक्वेशन 1 से, तो ई तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए, ये रहा सब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कोस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना ए, कर्ण कितना रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट को ऐसे लिख देता हूं कि पावर 1/2। अब ऊपर देखो आप इस बात को विशेष रूप से देखना, ये हर जगह आएगा। ऊपर दिख रहा है Q इंटू 2A, वापिस में तो आपको याद दिलाता जाऊंगा, मैं आपको बार बार बताते जाऊंगा कि दीदू के हर सूत्र में P का आना जरूरी है, यानी P नहीं तो समझो सूत्र दीदू का नहीं, है ना। P होना इस बात का प्रमाण है कि ये सूत्र दीदू के लिए, है ना। तो एक सूत्र बना चुके, ये निरक्ष पर चल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 और आधी पावर मतलब 3/2 पावर, वेक्टर नीचे ला रखा, है ना। अब अपन जानते हैं यदि ए मच लेस देन आर, यदि नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए वास्तव में आर से बहुत छोटा होता है, तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, नगण्य। Q इंटू 2A को आप P लिख ही दोगे, है ना। तो फाइनल करने जा रहे हैं अपन, तो ये E के P, Q इंटू 2A यानी P। अपन ए स्क्वायर को नगण्य मान ही चुके, तो इसको हटाओ तो क्या बचा आर क्यू, है ना। ये सब निरक्ष पर, ये कहते हैं द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, है ना। दिशा भी दिखानी पड़ेगी, तो दिशा दिखाओगे तो आप इसको ऐसे लिख दो ई निरक्ष, है ना, केपी अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन इसकी पहले से डिसाइड हो चुकी माइनस पी कैप, ये माइनस पी कैप, है ना। तो कहने का मतलब अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर है। अक्ष पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी 2 kp अपॉन आर क्यूब, और निरक्ष पर है kp अपॉन आर क्यूब, है ना। वहां डायरेक्शन थी अक्ष की दिशा में, यहां डायरेक्शन है अक्ष के अनुदिश, लेकिन अक्ष की दिशा के, सॉरी, यहां पर अक्ष के विपरीत, है ना। यानी मैं दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दूं, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक तो इसका आइडिया दिखाऊंगा, एक यहाँ आपके सामने फॉर्मूला बना के दिखा, है ना। देखो साहब, अपन ने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र लिखा था, ई अक्ष, है ना, वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं, ई अक्ष
ये लिखा 2kp अपॉन आर क्यू, है ना, डायरेक्शन लिखी पी के। अभी आपके सामने निकाला मैंने ई निरक्ष वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं ना, kp अपॉन आर क्यूब माइनस पी के, ठीक है ना। अब आप देखें ये द्विध्रुव की अक्ष पर है और एक द्विध्रुव की निरक्ष पर है। अगर मैं लिखूं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो परिमाण अगर देखें तो निरक्ष का कितना है विद्युत क्षेत्र अक्ष पर, या अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का कितना है, 2 गुना। ये 2kp अपॉन आर क्यूब है, ये kp अपॉन आर क्यूब है। लेकिन विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में होते हैं। विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में होते हैं का मतलब एक अक्ष की दिशा में होता है और एक निरक्ष की दिशा में होता है। तो साहब ये अक्ष पर और निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन है ना। अब वहां पर मैं आपको एक तरीका समझा रहा था कि अपन जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे थे, तो फिलहाल तो ठीक है, अपन ने जैसे कि वो तो आपको समझ में आ ही गया, ये इस वाले फॉर्मूले से, रिजल्टेंट वेक्टर के रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। इस कैलकुलेशन को अपन घटक से भी कर सकते थे, मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे कर सकते थे ना, फिर इसका अपन यूज आगे करेंगे। यहाँ मेरे पास स्पेस है तो देखो सेकंड मेथड लिख देता हूं मैं, सेकंड मेथड है ना। अब देखो सेकंड मेथड में ये पहले मैं द्विध्रुव बना दूं आपके सामने, 1 मिनट। अब देखो ये वही द्विध्रुव माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यानी ये ए, ये बी, ये मिडिल पॉइंट और ये आपका आर दूरी पर ये बिंदु पी। यहाँ पर आप +1 रखते हो डायरेक्शन के लिए, ये सब ए और ये ए है ना। ये तो मैंने द्विध्रुव बना दिया। डायरेक्शन आपको पता है, इसे माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो ये ए के कारण विद्युत क्षेत्र इसकी इस दिशा में, जबकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। ये देखो लाइन है धड़ल्ले से मिटाती हैं, ये चक्कर है। थोड़ा सा आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा ना, तो सब थोड़ा सा संतुलित होकर बनाना पड़ेगा। ये ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बी के कारण, ये ई बी लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसका एक तरीका और है, एक तरीका से जैसे मैंने बताया ना आपको, एक तरीके से तो मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। अब यही चीज दूसरे, क्योंकि इसमें बस आपने ए की वैल्यू रखी ये रहा, है ना, और कोस थीटा की वैल्यू रखी। अगर यही व्यंजक अपन दूसरे तरीके से ले आते हैं तो यहां तक तो सबका सिमिलर ही रहेगा, ये तो सबको करना ही पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद मेथड 2 हो सकते हैं। तो एक मेथड तो ये रहा, ये तो मेथड 1 है ना, और एक अभी मैं आपको सिखा रहा हूं जिसको मैं चुंबकत्व चैप्टर में काम में लूंगा, है ना। तो इसमें आ जाओ। अब इसका देखो तरीका क्या है, एक और तरीका है ना। ये अपन ने थीटा थीटा अज्यूम कर ही लिए एंगल, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज करने पड़ते हैं बार बार, वो आपको अच्छा विजुअल मिले, है ना सर। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये और ई बी का परिमाण, ये दिशा भी अपने को पहले से पता पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर ये तो अपने को इसमें दिख गया था ना कि ए और ई बी परिमाण में क्या है, समान है। ये मैंने लिख रखा, ए और ई बी परिमाण में समान है। जब दो वेक्टर परिमाण में समान हो तो उनका परिणाम ही अर्धक पर होगा। तो ये अपन पहले से जानते हैं कि सब रिजल्टेंट तो अर्धक पर ही होगा। तो ये चीज तो अपने को वहां भी पहले से ही पता पड़ जाती है। अब आप मेथड 2 में क्या करेंगे उसको देखें। मेथड 2 में आप क्या करें कि ये थीटा और ये थीटा ये संगत है, ये एकांतर कोण है ना। अब मेथड 2 में आपको करना ही है कि आप घटक लीजिए ए का और ई बी का। पहले ए का देखो, ए का इस दिशा में घटक आ गया आपके ई ए cos थीटा, और इस दिशा में घटक आ गया ई ए sin थीटा। ये ए के घटक आ गए। अब ई बी में आ जाओ। ई बी में
इस दिशा में घटक हुआ आपका ई बी कोस थीटा, और ये दूसरा जो लंबवत घटक हुआ ये हुआ ई बी साइन थीटा। अब क्योंकि आप जानते हो कि ए और ई बी परिमाण में समान है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस चित्र में ये साफ दिख रहा है कि घटक ए साइन थीटा और घटक ई बी साइन थीटा, ये दोनों घटक परिमाण में क्या है, समान, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ऊर्ध्व घटक ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, ये दोनों घटक निरस्त हो गए। लेकिन ए कोस थीटा और ई बी कोस थीटा ये क्षैतिज घटक हैं जो एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, इसलिए द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ये देख लो आप, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस, क्योंकि ई ए बराबर ई बी लिखेंगे आप, क्योंकि ई ए बराबर लिखेंगे ई बी, है ना, ई ए बराबर ई बी, तो स्वाभाविक है E इज इक्वल टू क्या हुआ 2EA कोस थीटा या 2EB कोस थीटा, है ना। तो सब मेथड 1 में भी आपके पास परिणाम यही था, ये देखो 2A कोस थीटा, और मेथड 2 जो मैंने दिखाया इसमें भी अल्टीमेट चीज क्या आई, वही आया 2A कोस थीटा या 2EB कोस थीटा, है ना। तो आप जो डाइपोल वाला है निरक्षपर विद्युत क्षेत्र, उसको एक तो मेथड 1 से कर सकते हैं, मेथड 1 भी इजी है, और आप चाहें तो इसी को आप मेथड 2 से भी कर सकते हैं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, वही ए की वैल्यू रखें, वही कोस थीटा की वैल्यू रखें, है ना। तो बच्चों अपन 2 द्विध्रुव कैलकुलेट कर चुके। 2 द्विध्रुव में एक तो अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन R स्क्वायर, मन में ध्यान रखो आवेश का परिमाण तथा आवेश से बिंदु की दूरी के वर्ग का भाग। विद्युत द्विध्रुव में 2 हैं, एक है अक्ष पर, एक है निरक्ष पर। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kP अपॉन R क्यूब, और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kP अपॉन R क्यूब, है ना, R क्यूब। डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये अक्ष की दिशा में और ये अक्ष की दिशा के विपरीत। तो कुल मिला के 3 फॉर्मूले बना चुके और 2 निकाय ले चुके, है ना। अब सब अन्य की तैयारी भी अपने को करनी है ना। द्विध्रुव के कारण अभी कोई और टॉपिक भी होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल बल आघूर्ण, फिर उसमें कुछ टॉपिक मैंने कहा ना बीच बीच में मिसलेनियस टॉपिक आते रहेंगे, और फिर अल्टीमेट पर्पज अपना बनता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में कुछ टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, फिर एक क्या नाम से सीक्वेंस बनेगी, एक सिस्टम बनेगा जिसमें फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की वापस से गणना करेंगे ना। तो बच्चों आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।